गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लोग हमें देख रहे हैं। आज हम एक नए चैप्टर लेकर यहाँ पर अवेलेबल हुए हैं और वो है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मेरे साथ बने रहिए और इस चैप्टर को सीखते रहिए। एक बात और, क्या आप पेन पेपर ले लिए तो उसको लीजिए, जिससे आपकी मेहनत बहुत ही सफल हो। आप हर एक चीज़ को नोट कर पाएँ, मेरे साथ हर एक चीज़ को वहाँ पर समझ पाएँ। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगे उसको, जो समझ आने में दिक्कत हो उसको नोट कीजिए। हर एक चीज़ को, वीडियो को रिवाइंड कर करके उसको नोट करिए प्लीज़। और नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपका अपना नोट्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम देगा। हम तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, नोट्स आपको खुद बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन और बहुत जल्दी बोर्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस भी लेकर आने वाला हूँ। 7 और 10 ईयर्स के क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व रहेंगे, ऑनलाइन में सॉल्व करूँगा उसको, आप लोग उसको देखेंगे वीडियोस में। तो इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे उनके भी अच्छे मार्क्स आएँ। और ऐसा तो नहीं है कहीं आप लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर लिंक दबा के मेरे चैनल यूट्यूब पर आ जाइए और उसको सब्सक्राइब करके देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। फ्री में आपको वीडियोस मिल रहे हैं कि नहीं। आपको फ्री में वीडियोस मिलेगा सारा, और आप अच्छी तरह से तैयारी करें। तो हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स। इनके कुछ एक्सक्लूसिव टर्म्स होते हैं हर एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के, तो उसके लिए टर्म्स का हम डिफाइन करेंगे उनको। गैल्वेनिक सेल को देखेंगे, उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है गिव्स, फ्री एनर्जी है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन सब को हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। एक तरह से पूरी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेने जा रहे हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। नाम ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी को शो कर रहा है और केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन को शो करता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन का कोई ना कोई रिलेशन है। ये केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। एक ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन में केमिकल एनर्जी होती है, उन दोनों को इंटर कन्वर्जन करने की स्टडी करें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन की स्टडी करें, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस ब्रांच में हम यही स्टडी करते हैं, यानी कैसे केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करवाया जा सकता है। कौन सा केमिकल रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके। एंड कैसे केमिकल रिएक्शन से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन का इंटर कन्वर्जन की स्टडी हम इस ब्रांच में करेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक ऐसा कुछ न कुछ डिवाइस होनी चाहिए, क्लियर है, जिसमें हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि बिना डिवाइस के एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी को इंटर कन्वर्ट करे, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सके, उसको कहते हैं सेल। तो सेल हमारा यहाँ पर एक डिवाइस है जिसमें ये काम होगा। डिवाइस जिसमें ये काम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। क्लियरली यहाँ तो दो फॉर्म अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियरली हमारे सेल जो है 2 टाइप्स का होना चाहिए। एक जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। एक जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी केमिकल रिएक्शन के बाय डिंट ऑफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल को 2 टाइप का लिया गया है। एक हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे का नाम है
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इसमें केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करवाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका उल्टा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए भैया। तो वो हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे गैल्वेनिक सेल एक एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, और गैल्वेनिक के नाम को ऑनर करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल ही कहते हैं। ई गैल्वेनी ने सबसे पहले एक सेल बनाया था जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा जैसे ZnSO4 CuSO4 सेल जिसको हम पढ़ेंगे एक डेनियल सेल कहलाता है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी उससे हम जनरेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे वाटर का आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर तो बन सकता है, वो हमारे स्पॉन्टेनियस है, लेकिन वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोबारा जनरेट करना नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एक का जो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, उसका बैकवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो उसको हम कैरी आउट करवा सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया था, ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं रिएक्शंस, जिसमें से कोलविज इलेक्ट्रोलिसिस आता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम वहाँ पर रिएक्शंस करवाते हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम है। आजकल जो सेल हम लोगों के पास अवेलेबल है, जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आपका इन्वर्टर का सेल, उसमें क्या होता है, दोनों ही बातें चलती है। जब आपके पास लाइट नहीं होगी तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगा इन्वर्टर के सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम कर रहा है, रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। और जब वो आपका लाइट आती है, उसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है वहाँ पर, तो उसके थ्रू आपको क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाला, सॉरी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने वाला है उसको रिचार्ज करने के लिए। तो इस तरह से वहाँ पर रिचार्जिंग जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जनरेट हो रहा है, जब आपके पास लाइट नहीं है तब वो यूज होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर टर्म्स देखा है, और इस टर्म्स को हम अब अच्छी तरह से समझेंगे एज पर NCERT। तो हम लोग NCERT के बेसिस पर सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को करेंगे। तो हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके फंक्शन को देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बात यह है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ क्या है। तो एक आपने यहाँ पर देख लिया है कि इन्वर्टर की जो बैटरी है, यानी इन्वर्टर आजकल हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की याद दिलाता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों का यूज़ हो रहा है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके करते हैं, और कभी कभी हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके नॉन स्पॉन्टेनियस वाले करवाते रहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी जो कुछ रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, तो वहाँ पर भी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं। और आप लोग जो एवरीडे लाइफ में बहुत सारे सामान यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, सब में बैटरी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जाम्पल हो सकता है, या दोनों का एग्जाम्पल हो सकता है। यानी हम जो भी गैजेट्स यूज़ करते हैं अपने आराम के लिए, कंफर्ट के लिए, वो सब में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और मैंने इसमें कहा था कि इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, तो गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं इसको। और इसमें हम एग्जांपल लेंगे एक डेनियल सेल का, जो सबसे पहले बनाया गया था ऑलमोस्ट, और काफ़ी सिंपल सेल है, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये।
डैनियल ने इसको बनाया था। डैनियल सेल में है क्या, 2 हाफ सेल्स होता है। हाफ सेल्स क्या है, एक किसी भी कंटेनर के अंदर हम कोई सॉल्ट ले लें, मेटालिक सॉल्ट, जैसे हमने इसमें ZnSO4 ले लिया, और इसके अंदर जिंक या किसी भी प्रॉपर इलेक्ट्रोड को जो उसके हिसाब से प्रॉपर हो उसको हम डिप कर देंगे। यहाँ पर हमने जिंक को ही डिप किया है। अब जिंक को ही डिप क्यों किया इसको हम आगे समझेंगे अभी। तो जिंक को हमने इसमें डिप कर दिया और ये हमारा बन गया एक हाफ सेल। इलेक्ट्रोड, मेटालिक इलेक्ट्रोड एंड मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा एक साथ किसी कंटेनर में कहलाता है एक हाफ सेल। अब इसमें दूसरा हाफ सेल, क्योंकि हाफ है मतलब आधा है, तो दूसरा हाफ सेल हम दूसरे मेटालिक सॉल्यूशन का लेंगे, मेटालिक सॉल्ट के सॉल्यूशन का लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है CuSO4 और इसमें हमने Cu का ही इलेक्ट्रोड डाला है, Cu मेटल स्ट्रिप इसके अंदर डाला है। अब ये हमारा दूसरा हाफ सेल हो गया। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे किसी एक चीज़ से, लेकिन मैं उस कनेक्शन को, एक सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है, सॉल्ट ब्रिज को मैं वहाँ पर अप्लाई करूँगा, इसको कनेक्शन करूँगा जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है और आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं कनेक्टिंग वायर से। अब कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करने पर आपका क्या होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और केमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो केमिकल रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है वो होता है हमारा रेडॉक्स बेस्ड। यहाँ पर रेडॉक्स बेस्ड रिएक्शन होगा। तो रेडॉक्स बेस्ड रिएक्शन क्या होता है, एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा स्पीसीज गेन करता है। क्लियरली इलेक्ट्रॉन को लूज करने से ही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पर एक लूज करेगा, एक गेन करेगा। अब लूज कौन करेगा, तो ये डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या है, जिसको पहले कहा जाता था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और अब उसको सिंपली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं या ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हमें यह पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये रिडक्शन के फॉर्म में रहता है। आप इस नाम को भी याद रखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये Zn के लिए रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर रिएक्शन रिडक्शन के फॉर्म में है। आप देखेंगे Zn2+ से Zn बना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका डिक्रीज हुआ है। इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट होती है। एंड कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी रिडक्शन पोटेंशियल है Cu2+ Cu की वैल्यू ये होता है प्लस में 0.34 वोल्ट। अब रिडक्शन पोटेंशियल हमें क्या बताता है, जैसा कि नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल एक तरह से टेंडेंसी है। पोटेंशियल को हम दूसरे टाइप से भी डिफाइन करेंगे जो हमारे फिजिक्स में है, लेकिन यहाँ पर एक टेंडेंसी के फॉर्म में भी मानकर चलते हैं। तो टेंडेंसी है और रिडक्शन लिखा हुआ यानी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। तो ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी का मेजरमेंट है। तो हम देखेंगे रिड्यूस होने की टेंडेंसी दोनों में से किस में ज़्यादा है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वैल्यू ज़्यादा किसकी है, Cu की। तो Cu इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी इसमें रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पर जिंक, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। तो जिंक इसका मतलब कॉपर के कंपेरेटिवली ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वही तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पर हमारा जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक लूजेज इलेक्ट्रॉन टू बिकम Zn2+। अब यहाँ पर क्या होगा, मेटल स्ट्रिप हमारा Zn2+ आयन सॉल्यूशन के अंदर रिलीज करेगा, क्योंकि आयन हमारा एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। आयन अकेले स्टेबल होता नहीं है। तो एक्वस सॉल्यूशन यानी जिंक सल्फेट जो पहले से हमारे पास उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपका मूव करने लगता है कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। अब कॉपर इलेक्ट्रोड के पास जब ये जाएगा तो क्या होने वाला है, तो कॉपर में कॉपर इलेक्ट्रोड जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है। तो यहाँ पर आपका Cu2+ एंड SO4 2- आयन अवेलेबल है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा क्या ये इलेक्ट्रॉन कॉपर उसको गेन करेगा, तो नहीं। कॉपर तो मेटल है, मेटल का भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। अब सॉल्यूशन के अंदर
इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के साथ इंटरेक्शन करेगा, यानी Cu2+ के साथ इंटरेक्शन करेगा। Cu2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा, यानी इसमें Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है और बन रहा है कॉपर मेटल, और कॉपर मेटल इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पर थिकनेस बढ़ती है इलेक्ट्रोड की और यहाँ थिकनेस कम हो जाती है। ये हीट अप होने लगेगा क्योंकि Zn जो हमारा स्ट्रिप है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड, लेफ्ट में आप देख रहे हैं हाफ सेल में कि पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यानी ये हमारा एनोड बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया एनोड, यानी ये रिएक्शन कहा जाएगा एट एनोड। और यहाँ पर क्या है, Cu2+ तो Cu बन चुका है। अब यहाँ पर SO4 2- आयन जो है ये फ्री हो गया है, ये तो हमारा Cu बन चुका है और SO4 2- आयन सॉल्यूशन के अंदर है, यानी यहाँ पर नेगेटिव आयन से क्लियरली ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा, यानी कैथोड का काम करेगा। यानी ये हो गया हमारा एट कैथोड। यानी अब हम इसको कह सकते हैं एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है Zn2+, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn2+ बन रहा है Zn, और यहाँ पर Cu2+ Cu बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में चार्ज इंक्रीज होता है और रिडक्शन में चार्ज प्रोडक्ट में डिक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। अब यहाँ पर जरा सोचिए कि यहाँ पर हमारे पास Zn2+ आयन यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स होंगे। अब क्या ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इलेक्ट्रॉन को जाने देगा वहाँ? तो नहीं जाने देगा, टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्या नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इलेक्ट्रॉन को आने देगा अपने सॉल्यूशन में? तो नहीं आने देगा। तो फिर क्या इलेक्ट्रॉन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अभी करंट जो है इधर से इधर चल रहा था, यानी कॉपर से जिंक की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पर पोटेंशियल कम है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, क्या करंट का फ्लो नहीं रुक जाएगा? तो यस, ये काम कुछ सेकंड में या सेकंड से भी कम में हो सकता है, डिपेंड करेगा हमने किस तरह का सेल लिया हुआ है। तो क्या ऐसा हम इन्वर्टर या कोई भी सेल खरीदेंगे जो सेकंड्स भी ठीक से काम नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है इसमें, इसको हमें यहाँ पर आयंस को यदि न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो सेल रिएक्शन चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही सॉल्ट ब्रिज हम यहाँ पर डालते हैं। एक सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन हो जाता है आयन को न्यूट्रलाइज करते रहना। अब इसका नाम क्या है? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम डालते हैं अगर और इसके अंदर KCl या NH4Cl डालते हैं और पर 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका इसको सीधे सीधे याद रखिए कि इसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। उसको हम अगर के अंदर डालते हैं और उसका पेस्ट लाइक बना के उसको हॉट करके हीट करके उसको पेस्ट लाइक बना लेंगे, मोल्टेन जैसा फॉर्म, और इसके अंदर इसको फिल कर देंगे। अब आपके पास आ गया इसके अंदर KCl या NH4Cl। तो KCl हमें क्या देगा? K+ एंड Cl-। अब जरा सोचिए इसको कौन से आयन की रिक्वायरमेंट है? Cl- की, यानी नेगेटिव आयन की, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आयन है। तो Cl- आयन आकर Zn2+ को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज, और इधर K+ जाकर SO4 2- को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। यानी सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन हो गया दोनों हाफ सेल्स की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। और दूसरा फंक्शन, यदि आपने कोई बल्ब ले लिया मार्केट से, पुराना वाला बल्ब जिसमें फिलामेंट होता था, फिलामेंट वाला आपने बल्ब ले लिया है, तो उसके आपने आया बहुत एक्साइटेड होकर लगा दिया अपने उसमें जहाँ पर आपको लगाना था बल्ब, पता चला जला ही नहीं। बाद में आपने उस बल्ब को देखा, अरे यार उसमें तो फिलामेंट ही टूटा हुआ है। फिलामेंट क्या है? उसका इंटरनल सर्किट को पूरा कर रहा था, वो ब्रेक डाउन है। तो क्या बल्ब जला उससे? तो नहीं जला। बिल्कुल उसी तरह से क्या ये सेल एक्चुअली वर्क करेगा?
वर्क भी नहीं करेगा एक्चुअली, जब तक इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं डाला जाए, जब तक ये दोनों सॉल्यूशन इंटरकनेक्ट नहीं हो जाए। तो यानी ये इंटरकनेक्शन भी प्रोवाइड करता है और एज वेल एज दोनों के मिक्सिंग को भी रोकता है। यदि दोनों का मिक्सिंग रुकेगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, इसमें भी ये काम करता है। यानी ये सब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है। सॉल्ट ब्रिज हमारा क्या करता है, एक तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, मेंटेन्ड ड्यू टू सॉल्ट ब्रिज। सेकेंड फंक्शन मेन क्या हो गया, इंटरकनेक्ट बोथ हाफ सेल्स, यानी इंटरनल सर्किट को पूरा करता है, इसे यूं कहेंगे इंटरनल सर्किट कंप्लीटेड, इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो रहा है यहां से। तो इस तरह से हमारा ये मेन फंक्शंस इनका ये है सॉल्ट ब्रिज का। हम लोगों ने यहां पर सेल हाफ सेल रिएक्शंस देखा था। एट एनोड क्या रिएक्शन हो रहा था बच्चों, Zn जो मेटल है हमारा सॉलिड है वो Zn2+ बनकर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा था और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। एंड एट कैथोड क्या हो रहा था, Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन वाला जो CuSO4 में Cu2+ होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और Cu बन रहा था और ये मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा था जो कि मेटल इलेक्ट्रोड Cu का था। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये तो इंडिविजुअल सेल रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो गया। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालने के लिए हम करेंगे क्या, दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखेंगे क्या दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है यानी चार्ज जो है क्या वो बैलेंस्ड है। यहाँ पर फॉर्चुनेटली दोनों बैलेंस्ड है, दोनों में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन भी पढ़ सकते हैं और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बेटर है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना, क्योंकि यही काम आएगा और एक्चुअली यही होता भी है। तो इन दोनों को ऐड करके हम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे हम रिएक्टेंट के दोनों को ऐड कर देंगे, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस गिव Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया। और दोनों का हमने ई नोट भी देखा था। इसका ई नोट 0.76 वोल्ट था और ये नेगेटिव था, माइनस में था। और इसका ई नोट था 0.34 वोल्ट। हमें पूछा जाता है ओवरऑल सेल पोटेंशियल क्या है, ओवरऑल हमें कितनी ज़्यादा इसमें से पोटेंशियल मिल रही है, कितनी एनर्जी मिल रही है, कितना वर्क कर रहा है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। ओवरऑल यदि हम ई नोट निकालेंगे तो उसको कहेंगे ई नोट सेल। और क्लियरली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हाई माइनस लो। हाई किसका है, कैथोड का होता है हाई, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, जिसको हम यहां पर लिख सकते हैं ई नोट सेल। इस सेल के लिए, डैनियल सेल के लिए 0.34 वोल्ट हमारा कैथोड है कॉपर, माइनस 0.76 वोल्ट ये हमारा क्या है, जिंक, जो कि एनोड है। और ओवरऑल 1.1 वोल्ट आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, ये जब तक 1.1 वोल्ट से आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी कम है, कम वोल्टेज का है, तब तक यह आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अपने रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा। लेकिन यदि बाहर का एक्सटर्नल वोल्टेज इससे ज़्यादा हो गया तो ये रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी फिर बाहर वाले इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर के रिएक्शन को उल्टा करवाएंगे। वैसे डैनियल सेल में हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर Cu हमारा एनोड बन जाएगा और Zn हमारा कैथोड बन जाएगा। और इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के टाइम में। यहाँ पर सिर्फ हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कर रहे हैं और समझना यह है कि इसका रिएक्शन उल्टा हो जाता है। उसके बाद हमारा ये एनोड बन जाएगा और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, और ये हमारा कैथोड बन जाएगा, यहाँ भी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है।
तो इसका मतलब यह है कि यदि हम फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस देखना चाहते हैं तो इसका मतलब ई नोट सेल जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। यदि आपका ई नोट सेल पॉजिटिव आ गया ओवरऑल तो उस सेल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस माना जाएगा। सेल रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। और ई नोट सेल यदि आपका लेस देन 0 हुआ यानी नेगेटिव हुआ तो ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर उसका बैकवर्ड वाला स्पॉन्टेनियस माना जाएगा, उसका बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस माना जाएगा। यदि ये -1.1 वोल्ट आता, इसका मतलब इसको यदि हम एनोड बनाते और इसको कैथोड बनाते तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता था। अब इसका यदि पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब इसका बैकवर्ड रिएक्शन, उल्टा रिएक्शन जो है, रिवर्स रिएक्शन, वो पॉसिबल नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये हमें यहाँ से मिलता है। इसके साथ एक बात और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा, एक और ट्रिक यहाँ पर मिल गया होगा आप लोगों को, जिसकी वैल्यू ई नोट की वैल्यू यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हम कैथोड बनाते हैं और जिसकी कम होती है उसको हम एनोड बनाते हैं। आप लोगों को ऐसे लर्न नहीं करना है कि जिसकी पॉजिटिव होता है उसको हम कैथोड बनाएंगे, नेगेटिव वाले को एनोड बनाएंगे। ऐसे लर्न करना गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ लर्न ये करना है कि जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको वैल्यू में दोनों पॉजिटिव दिया रहे, तो पॉजिटिव दिया रहेगा तो जिसकी वैल्यू कम रहेगी वो एनोड बन जाएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी वो कैथोड बन जाएगा। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ई नोट CR + 3 CR -0.74 वोल्ट होता है और ई नोट अभी हमने Cu2 + Cu देखा, ये हमारा है 0.34 वोल्ट। इन दोनों में से एनोड कौन होने वाला है? क्लियरली ऊपर वाला एनोड हो जाएगा हमारा CR और कॉपर यहाँ कैथोड हो जाएगा। अब इसमें पूछा जाएगा एनोड और कैथोड के सेल रिएक्शंस लिखें, तो कैसे लिखेंगे हम जरा उसको देखें। एनोड हमारा, इसको क्या करना, रिवर्स कर देना उल्टा, जैसे हमने यहाँ पर रिवर्स कर दिया था। और कैथोड के रिएक्शन को सेम डायरेक्शन से लिखना है, यानी इसको रिवर्स करेंगे, क्या बन जाएगा, CR से CR + 3 और ये हो जाएगा कैथोड, सॉरी एनोड। एनोडिक रिएक्शन हमारा बन गया CR से CR + 3। उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा। जो आयन होता है वो एक्वस होता है, जो हमारा मेटल के फॉर्म में सॉलिड। अब कैथोड का क्या रिएक्शन हो जाएगा, कैथोड का रिएक्शन बन जाएगा Cu2 + 2Cu, क्योंकि इसके सेम डायरेक्शन में लेना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। ये हमारा एक्वस था, एक्वस सॉल्यूशन का रहेगा और ये हमारा सॉलिड हो गया। अब दोनों को हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है। मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है पहले। यहाँ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 बनेगा, एलसीएम लेके करना है तो सबसे लोएस्ट बैलेंसिंग आ जाएगी। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो यानी दोनों को हमें 6 इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई पूरे रिएक्शन को, एंड इसको पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम पूरे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, एक तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ऊपर का क्या बन जाएगा, 2Cr गिव 2Cr + 3 + 6 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाला बन जाएगा 3Cu2 + 6 इलेक्ट्रॉन गिव 3Cu। अब इसको हम ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन बन जाएगा 2Cr + 3Cu2 गिव 2Cr + 3 + 3Cu। इस तरह से हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन बन जाएगा। और कैथोड माइनस एनोड करने पर, यानी कॉपर में से क्रोमियम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करने पर हमें ई नोट सेल मिल जाएगा। कैथोड माइनस एनोड करना है, इस तरह से जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कई बार सेल डायग्राम कैसे बनाएंगे। सेल डायग्राम जब पूछा जाए तब जो हमने जो डायग्राम बनाया था उसको नहीं बनाना है, बल्कि सेल रिप्रेजेंटेशन को ही दिखाना है। भले उसमें वर्ड आए सेल डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन आएगा तो रिप्रेजेंटेशन तो करना ही है। तो कैसे करना है, इसके लिए हम याद रखेंगे ABC। ABC का मतलब
बी हमारा ब्रिज यानी सॉल्ट ब्रिज, ए हमारा एनोड, सी हमारा कैथोड। पहला लाइन एनोड का होगा, दूसरा डबल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन हमारा सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा यानी ब्रिज हो गया, और अगला सिंगल वर्टिकल लाइन फिर कैथोड हो जाएगा। सिंगल वर्टिकल लाइन स्टार्टिंग का लेफ्ट का एनोड, फिर ब्रिज यानी सॉल्ट ब्रिज, डबल वर्टिकल लाइन, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन हमारा कैथोड को दिखा रहा है। अब एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा था, Zn2+ बन रहा था, तो इसका रिएक्टेंट इधर, प्रोडक्ट इधर। एनोड का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जैसे रहता वैसे ही, उसी तरह से कैथोड का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कैथोड का रिएक्टेंट हमारा Cu2+ था और उसका प्रोडक्ट Cu था। आप यहाँ पर चाहें तो बैलेंस्ड इक्वेशन दिखा सकते हैं या अनबैलेंस्ड, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो आप कॉन्सेंट्रेशन को भी शो कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यदि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि हम इनोड सेल निकालें तो उसको स्टैंडर्ड ही कहते हैं, तो उस फॉर्म में हमारा CuSO4 या ZnSO4 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ही होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है इससे वो कितनी मिलेगी, हमें कितनी एनर्जी हमें मिलनी है, तो जितना सेल वर्क कर रहा है। अब सेल कितना वर्क कर रहा है कैसे पता चलेगा, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता है फ्रॉम फिजिक्स। अब यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हमारा वन आयन का फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, उसका वर्क डन अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में कंटेंट है, सबसे छोटा चार्ज वही है, तो 1 आयन के लिए यही होगा। लेकिन यदि मोल के बेसिस पर फाइंड करें, क्योंकि रिएक्शन हमारा मोल के बेसिस पर होता है, तो हमें क्या करना होगा, जो भी मोल होगा मोल यहाँ लगाना पड़ेगा भैया। अब इसी मोल को Ne को हम क्या कहते हैं, तो यदि हमारा E ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है तब तो 1.6 × 10⁻⁻19 हमारा चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन की चार्ज निकाली जाए तो इसको हम मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, यह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें 96487 कूलम देता है, जिसको हम कन्वीनियंस के लिए हम ले लेते हैं 96500 कूलम। ऐसा सबसे पहले फैराडे ने बताया था, इसलिए इसको हम कहते हैं फैराडे कांस्टेंट यानी 1F। 96500 कूलम हम लेते हैं, यह हमारा फैराडे कांस्टेंट है, और जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 96487 कूलम। तो अब यानी हमारा F क्या है, फैराडे कांस्टेंट माना जाता है। हमें तो यहाँ पर वर्क निकालना है। अब जरा बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होने वाला है, वर्क का फॉर्मूला V × Ne हो जाएगा, और E यहाँ पर F है, और W को हम क्या दिखाते हैं, वर्क डन को हमने क्या लिया है, ΔG। और गिब्स एनर्जी जनरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो किस में होना चाहिए, नेगेटिव, हम माइनस में ले लेंगे, माइनस। और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E0 सेल को दिखा रहा है, माइनस E0 सेल इंटू N, और E हमारा क्या है, F, इसलिए हमारा ΔG का फॉर्मूला हो जाएगा -NF E0 सेल, और N यहाँ पर कैसे आएगा, N हमारा यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, एक्चुअली ये चार्ज होता है, इसी चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जैसे हमारा डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे थे, इसका क्या मतलब हुआ, हम वहां पर 2F लेंगे, N की वैल्यू 2 लेंगे। इस तरह से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी वो हमें फाइंड हो जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए हम ΔG स्टैंडर्ड लगाएंगे, यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट, या इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। पहले हम देख लेते हैं, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट।
ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन हमारा क्या है, कैन यू स्टोर CuSO4 इन Zn पॉट। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन गिवन है उस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम मानेंगे कैथोड, और जो हमारा पॉट गिवन है पॉट को हम लेंगे एनोड। तो क्लियरली हम Zn को यहाँ पर एनोड मानेंगे, Zn हमारा एनोड हुआ और Cu हमारा कैथोड हो गया। उसके अंदर मेटल हमारा Cu है, Cu हमारे यहाँ पर कैथोड हो गया। अब हम यहाँ पर निकाल देंगे ई नोट सेल। ई नोट सेल यदि पॉजिटिव आएगा तो सेल रिएक्शन हो जाएगा, और यदि रिएक्शन हो गया बेटा तो उसको हम उसमें नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर तो रिएक्शन हो जाएगा। हम स्टोर कोई भी चीज़ करते हैं रिएक्शन नहीं होने के लिए, रिएक्शन ना हो उसको बचाने के लिए। तो जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यदि हम Cu को कैथोड माने हैं तो Cu का वैल्यू था पीछे 0.34 वोल्ट माइनस, और Zn को हमने एनोड माना, Zn का वैल्यू था -0.76 वोल्ट, और ये पॉजिटिव 1.1 वोल्ट आ रहा है, यानी सेल रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कैन नॉट बी केप्ट, कांट बी स्टोर्ड, या आप कह सकते हो। और इसका यदि उल्टा पूछा जाता कैन यू स्टोर ZnSO4 इन Cu पॉट, तो वो पॉसिबल था, क्योंकि अब उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। पॉट हमारा वहाँ पर कॉपर आ गया तो कॉपर हमारा बन जाता एनोड, और ZnSO4 का सोल्यूशन था वो बन जाता कैथोड, यानी ये हमारा यहाँ पर आ जाता -0.76 और -0.34, तो क्लियरली -1.1 वोल्ट आता, और रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी उसको हम रख सकते थे इसमें। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसको हमें ध्यान में रखना है। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हमें कुछ की वैल्यूज हमें गिवन रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड पोटेंशियल की, और हमें बताना है उसका रिडक्शन पावर कैसा है। जैसे हम मान लेते हैं हमें गिवन है E नोट Cr + 3 Cr, इसकी वैल्यू है -0.74 वोल्ट। E नोट Zn2 + Zn, इसकी है -0.76 वोल्ट। E नोट Cu2 + Cu, इसकी है 0.34 वोल्ट। हम इतना ही ले लेते हैं यहाँ पर। E नोट हम हाइड्रोजन का भी ले लेते हैं, यह है 0.00 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट है। तो इसमें पूछा जाएगा इसको रिडक्शन पावर के बेसिस पर अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए जरा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसको वो क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है खुद वो रिड्यूस होता है और दूसरे को यानी ऑक्सीडाइज करेगा, यानी उसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होती है। इसका मतलब वैल्यू जितनी कम हो रिडक्शन पावर उतनी ज़्यादा होगी। हमें इसे रिडक्शन पावर पर अरेंज करना है, रिडक्शन पावर पर अरेंज करना है, इसको ध्यान में रखना है। यानी जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पावर का, यानी वो सबसे बाद में आएगा। यानी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे, तो उससे हमारा आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो जरा देखिए, यानी हमें दिखा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सोज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पावर। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू हमारा कॉपर का था, Cu2 + Cu, हमने रिडक्शन पावर लिया, ये सबसे ज़्यादा है। फिर E नोट H हो जाएगा, फिर हमारा E नोट Cr + 3 Cr हो जाएगा, फिर इसके बाद E नोट Zn2 + Zn होगा। ये तो हो गया E नोट पावर। फिर अब इसका रिडक्शन पावर का एक्चुअल जो हमें क्वेश्चन में चाहिए, Cu2 + Cu,
इससे ज़्यादा हो जाएगा ई नोट H प्लस एच, फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा ई नोट CR प्लस 3CR, देन हो जाएगा ई नोट Zn2 प्लस Zn। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, इसको अच्छी तरह से लर्न रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या है और ये किस लिए दिया गया है? हमने पीछे देखा है कि डेनियल सेल में या किसी भी सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, यदि हम उसको स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन हमें सॉल्ट का 1 मोलर लेना पड़ता है। ZnSO4 भी हमने 1 मोलर लिया था एंड CuSO4 भी 1 मोलर लिया था। उस केस में हमारा ई नोट वैल्यू वही आएगा। बट यदि हमने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया, बाकी चीज़ें चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें रूम टेम्परेचर पर ही सेल को काम करवाना है। क्या उसको फ्रिज में रखोगे सेल को, बैटरी को? तो नहीं। क्या उसको हीटर पर चढ़ाएंगे? क्या उसको गैस पर चढ़ाएंगे? तो वो भी नहीं। क्या करना है? रूम में रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। तो आप लोग रखते होंगे तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर क्या करना है? हमें रूम टेम्परेचर पर काम करवाना है। टेम्परेचर तो वही रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? 298 केल्विन भैया, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर हमारा वही 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही काम करवाना है। तो ये दोनों तो सेम रहेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को यदि हम चेंज करें तो क्या हमें वही वोल्टेज मिलेगा जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है? तो नहीं, वो वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो कौन सी वोल्टेज मिलेगी? उस वोल्टेज को निकालने के लिए जिसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, और इसको हम डिनोट करेंगे ई नोट सेल। इसको निकालने के लिए नस्ट ने इक्वेशन दिया है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। सॉरी, ई सेल से दिखाएंगे। ई सेल यदि हमें कैलकुलेट करना हो तो नस्ट ने इसका इक्वेशन दिया है। ई नोट सेल जो भी होगा, कैथोड माइनस एनोड, उसको ले लेंगे यहाँ पर -2.303 RT अपॉन NF log ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर y एंड x। हम फॉर रिएक्शन ले रहे हैं R2P, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका x मोल लिया था, इसका y मोल लिया था, यानी जो मोल होगा वो मोल उनके रेज टू पावर में चले जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन के। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आप बताइए, हमारा फॉर्मूला बन गया ये, लेकिन इस फॉर्मूले में आपको 2.303 वगैरह सब लेना पड़ेगा। R और T, R की वैल्यू भी फिक्स है, और ध्यान रखना यहाँ पर हमें जूल वाली वैल्यू लेना है, क्योंकि हम पोटेंशियल यानी वर्क डन निकाल रहे हैं एक तरह से। तो और टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन आएगा, केल्विन में लेना है, और F की वैल्यू भी हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज़ को रख दिया जाए तो हमारा ये फॉर्मूला सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या बनेगा? ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 हो जाएगा अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर y अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर x। हमने यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट और एक ही रिएक्टेंट लिया है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं। यदि प्रोडक्ट 2 है तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन उसका रेज टू पावर ले लेंगे। रिएक्टेंट हमारे 3 हैं, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर जो भी रहेगा वो ले लेंगे। और इसमें इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल को लर्न रखना है। यदि हमारे पास 1 फेस ही अवेलेबल है तब तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा इक्विलिब्रियम? होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस, जिसमें अलग अलग फेजेस हों। हेट्रोजीनियस यदि होगा भैया वहाँ सावधान रहना है। क्या हेट्रोजीनियस में क्या करते हैं? जो हमारा सॉलिड है और प्योर लिक्विड है उसके कॉन्सेंट्रेशन को 1 मानते हैं, यानी उसको नलिफाई कर देते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हमारा वहाँ पर रूल था। यानी ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम को भी फॉलो कर सकता है। तो उससे पहले जरा हम एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। यदि हमें इंडिविजुअल हाफ सेल का निकालना हो, इंडिविजुअल हाफ सेल यानी या तो कैथोड या एनोड का हमें निकालना हो,
क्या, ई सेल, अलग कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या करेंगे हम, यदि हम हाफ सेल का निकालते हैं, हाफ सेल के लिए भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ई ऑफ हाफ सेल क्या हो जाएगा, ई नोट ऑफ हाफ सेल, मैं एच सी लिख देता हूं, माइनस 0.059 अपॉन एन, ये होगा ही, इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन एम एन प्लस जो भी आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन। अब ये 1 प्लस क्यों हुआ, 1 अपॉन क्यों हुआ, जरा उसको देखें। यदि आप किसी भी मेटल का या किसी भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो, एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव एम एन, हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है, रिडक्शन वाला, यानी कैथोड पर रिडक्शन होता है। हम इसको एक्चुअली एनोड को भी कैथोड बनाकर ही लेंगे, और एनोड में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसमें साइन चेंज कर देने पर वो क्या बन जाएगा, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। तो हम वहाँ पर उसी के बेसिस पर फाइंड करेंगे इसको। यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी लेते हैं, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2, H2 गैस का जो प्रेशर है यहाँ 1 atm ही आएगा, यानी प्रोडक्ट हमेशा 1 रहेगा। जैसे हम कोई मेटल लेते हैं, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन किया, Cu बन गया। यहाँ पर भी Cu हमारा सॉलिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम इग्नोर करेंगे या 1m मानेंगे, यानी फिर भी हमारा 1 आएगा ऊपर, प्रोडक्ट हमारा 1 है, इसलिए ऊपर 1 लगाया जाता है। इससे हम किसी भी हाफ सेल का भी ई सेल ईजिली फाइंड कर सकते हैं, और दोनों के ई सेल को यदि माइनस कर देंगे फिर भी हमारा ये ई सेल आ जाएगा। अब यदि हमारा रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम पर आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारा ई सेल 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, कब, एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पर जो आपने लिखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर y अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर x, ये हमारा लॉग k बन जाएगा, क्योंकि ये हमने इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन को लिया हुआ है। हमें मालूम है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। तब यदि हम इन चीज़ों को हम वहाँ पर अप्लाई करें नस्ट इक्वेशन में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा देखिए, नस्ट इक्वेशन हमारा क्या था, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल। हम इसका रिड्यूस्ड फॉर्म ही ले रहे हैं, जो ईजी फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, 0.059 अपॉन एन लॉग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लॉग में रेज टू पावर y अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर x। अब हम इन चीज़ों को इसमें पुट करते हैं, ई सेल हमारा 0 हो गया, ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, ये बन जाएगा हमारा लॉग के। अब इसमें आप इजीली लॉग के फाइंड कर सकते हैं, ये निकल आएगा एन ई नोट सेल अपॉन 0.059, ये हमारा लॉग के का फॉर्मूला हो जाएगा। और लॉग के जो आपका निकलेगा उसको फिर एंटी लॉग करके आप एग्जैक्ट के फाइंड कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर कर सकते हैं के इक्वल टू एंटी लॉग, यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहें, एन ई नोट सेल अपॉन 0.059। इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर बात आ जाती है, यदि हमें गिब्स फ्री एनर्जी मालूम है तो क्या उसके बेसिस पर भी आप फाइंड कर सकते हैं के, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यस, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्विलिब्रियम वाला, डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल जो हमारा था, यहाँ पर डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी इक्विलिब्रियम का है लॉग के सी, यानी लॉग के। यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के से दिखा रहे हैं तो लॉग के हो गया सीधे। तो अब ये बताइए, दोनों को यदि हम इक्वेट कर दें तो क्या बन जाएगा, लॉग के इक्वल टू क्लियरली डेल जी स्टैंडर्ड अपॉन में 2.303 आर टी हो जाएगा। अब डेल जी स्टैंडर्ड को हमें क्या लेना है, एन एफ ई नोट से ले लेना है, यहाँ पर एन एफ ई नोट सेल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा भैया,
तो माइनस को हमने छोड़ दिया यहाँ पर, 2.303 RT हम इजीली यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बेसिस पर भी हम फाइंड कर सकते हैं। ज़्यादा इजी हमें यहीं से फाइंड करना रहेगा। इस तरह से हम गिब्स एनर्जी से भी फाइंड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपके हेल्प के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3.4 और इसमें हमें गिवन है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH इज 10। यहाँ pH हमें गिवन है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए रिएक्शन क्या लिखा जाएगा, आप यहाँ हाफ करके या डबल करके लिख सकते हैं, जैसे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2 गैस, और इसका H2 गैस का जो प्रेशर है 1 atm होगा और ये हमारा हाफ सेल है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, H+ का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा, यदि हम H+ निकालेंगे क्लियरली हमारा एंटी लॉग ऑफ माइनस pH हो जाएगा और यहाँ एंटी लॉग ऑफ -10.00 लगाने पर और इसको सॉल्व करने पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻10 आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, एंटी लॉग आप लोगों को सॉल्व करने आता होगा। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला रखने जा रहे हैं हाफ सेल का। ई सेल हाफ सेल के लिए क्या हो जाएगा, E0 सेल -0.059 अपॉन n log 1/mn+। क्लियरली ई सेल तो हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन का ही निकालना है, E0 सेल हाइड्रोजन का ही लेंगे जो कि 0 होता है, -0.059। हम यहाँ पर हाफ सेल के लिए भी यानी 1 मोल के लिए भी ले सकते हैं। 1 मोल के लिए यदि हम लेंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये, और लॉग ऑफ 1/mn+ यानी H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमारा है 10⁻10। क्लियरली ये लॉग 10⁻10 यानी ओनली 10 हो जाएगा। यदि हमारा 10 का पावर कुछ भी हो तो वही उसके लॉग की वैल्यू होती है, यानी -0.059 इंटू 10 आ जाएगा, यानी -0.59 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जरा हम आपको हिंट दे रहे हैं 3.5 के लिए भी। क्वेश्चन 3.5 ये भी इन टेक्स्ट का ही है, ध्यान रखेंगे, ये भी इन टेक्स्ट था और ये भी हमारा इन टेक्स्ट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 3.5 में हमारा क्या कह रहे हैं, एक हमें सेल रिएक्शन दिया हुआ है और इसका हमें EMF निकालना है यानी ई सेल फाइंड करना है, और हमें E0 सेल भी गिवन है। क्लियरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई सेल का सीधे सीधे फॉर्मूला ले लेंगे, E0 सेल -0.059 अपॉन n log ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन (y) अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन (x). ई सेल इक्वल टू E0 सेल हमारे पास है गिवन 1.05 वोल्ट -0.059 अपॉन n की वैल्यू इसमें देखा जाए तो Ag पर +1 लगाए और ये 2 मोल है, 2+ हो गया, और Ni पर भी 2+ है। क्लियरली 2 हमारा n की वैल्यू हो गया। हमें बैलेंस्ड चार्ज लेना है n की वैल्यू में, इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट में हमारा आयन जो है Ni2+ है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.160 अपॉन रिएक्टेंट में हमारे पास आयन है Ag 0.002 इसका कॉन्सेंट्रेशन है, और Ag पर के साथ 2 लगा हुआ है, पावर में 2 आ गया। यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो 1.05 माइनस इसको डिवाइड करेंगे 0.0295 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ 0.160 तो है ही, और नीचे आ गया हमारा 4 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो क्लियरली यदि ये ऊपर जाता है इसको हम 16 बना लेते हैं। 1.05 माइनस 0.0295 जिसको हम बाद में ईजी करने के लिए रफ कैलकुलेशन में 0.03 मानकर चल सकते हैं। आपको राइटिंग में 0.0295 ही लिखने की आदत डालनी है। ये हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ 4 × 4 4 16 हो गया,
और 10⁻⁻4 यानी +4 आ जाएगा। और इस तरह से यदि हम यहाँ पर लॉग को सॉल्व कर लें 1.05 - 0.0295 इंटू में हमारा ये log 4 की वैल्यू 0.6 हो जाएगा और ये 4 यानी 4.6 हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर ये फाइंड कर सकते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी को समझने के लिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 3.6 इन टेक्स्ट का ही। इसमें हमारे पास है सेल रिएक्शन एक गिवन है और ई नोट सेल भी गिवन है। इसमें हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -NF ई नोट सेल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे n की वैल्यू इस रिएक्शन में क्या आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 2Fe3+ है। 2Fe3+ से कितना चार्ज हो गया टोटल? +6। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। और 2Fe2+ से कितना चार्ज हो गया? 4 मोल से चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया। डिफरेंस कितने का आ गया? 6 और 4 में 2 का डिफरेंस। उसी तरह से I के लिए भी देख लेते हैं क्या ये बैलेंस्ड है। तो I पर माइनस लगा हुआ और 2 लिखा हुआ है साथ में 2 मोल यानी -2 ये भी हो गया। और आगे I2 लिखा हुआ है प्रोडक्ट में तो उस पर 0 हो गया चार्ज। क्लियरली ये भी -2 हो गया यानी दोनों 2 आ रहा है, मतलब n की वैल्यू 2 हो गया, बैलेंस चार्ज। अब ई नोट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 0.236 वोल्ट एंड F की वैल्यू हमें मालूम है 96487 या इजी होने के लिए 96500 कूलम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 96500 कूलम ले लेते हैं। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड हो जाएगा हमारा -2 × 96500 × 0.236। हमारा गिब्स एनर्जी का जो यूनिट है जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल। जनरली ये 1000 से ज़्यादा ही होगा तो इसको हम किलो जूल में चेंज कर लेंगे। यानी जो आंसर आएगा उसको हम 1000 से अलग से डिवाइड करके किलो जूल पर मोल यूनिट में लगा देंगे। तो आंसर निकालना अब आपका काम है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या फाइंड करना है। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में के फाइंड करना है। लॉग के का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था फॉर्मूला? n ई नोट सेल अपॉन 0.059। तो n की वैल्यू फिर दोबारा हम वहाँ से उठाएंगे 2 और ई नोट सेल हमारे पास है 0.236 अपॉन 0.059 ले लिया। अब जरा देखिए इसको मल्टीप्लाई किया जाए। 6 2 जा 12, 3 2 जा 617 और 2 2 जा 4, 0.476 अपॉन 0.059। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 6 कर लेते हैं और पॉइंट यहाँ 2 डिजिट आगे जाएगा, इधर भी 2 डिजिट आगे जाएगा यानी 47.2 अपॉन 6 मान सकते हैं। डिवाइड कर दिया। 6 से डिवाइड करने पर कितना आने वाला है? 6 8 जा 48, 6 7 जा 42, 5 52 हो गया। 6 8 जा 48 और 6 6 जा 36, 7.86 के आसपास। लॉग के हमारा आ गया 7.86। तो के इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 7.86। एंटी लॉग में क्या करते हैं हम? यदि हमें एंटी लॉग हो तो पॉइंट के बाद वाले का एंटी लॉग वैल्यू देखेंगे। 86 का 0 देखेंगे। जो भी वैल्यू आएगा जनरली ये हमारा 9 समथिंग आएगा तो हम इसको 9.9 मान लेते हैं या 96 आ सकता है, 96 मान लेते हैं, 96 समथिंग। फर्स्ट डिजिट के बाद हम पॉइंट डालेंगे। एंटी लॉग वाले वैल्यू में रूल है जो भी वैल्यू रहेगा 9672 जो भी मान लेते 72 आगे है, 4 डिजिट का रहेगा। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे और इंटू 10 का पावर जो हमारे नंबर में जिसका हम एंटी लॉग देख रहे हैं उसमें पॉइंट से पहले है वो 10 के पावर में जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर 10⁻7 आ जाएगा जिसको आप सीधे सीधे 10⁸ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने इसमें पूरा सॉल्व कर दिया है और अगले वाले टॉपिक में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में।
मेरे साथ बने रहिए, केमिस्ट्री को सीखते रहिए, लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए आपको क्या क्या मिल रहा है और उनको भी दीजिए जिससे उनके भी मार्क्स आए। कोरोना का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छी हेल्प मिले। मैं उसी की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।